आज का दिन बहुत खास है। आज 25 जून है। 44 साल पहले आज ही के दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत के 60 करोड़ लोगों की आजादी का खून कर दिया था। तब भारत की आबादी 60 करोड़ थी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कभी भी आपातकाल के संकट को महसूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज भारत में अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। आज स्मार्टफोन के इस युग में, इंटरनेट के इस युग में लोग फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर सरकार की बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो चाहे लिख सकते हैं। आज पुलिस आपके घर ये पूछने नहीं आती कि आपने सरकार के खिलाफ क्या लिखा है। आज आप मीडिया में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आपातकाल के दौर में सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने का मतलब था उम्र भर की जेल और पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर। यहां उम्र भर की जेल का मतलब यह है कि आपातकाल के दौर में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि आपातकाल कब हटेगा, कभी हटेगा भी या नहीं, और वो कब रिहा होंगे। इन लोगों ने अपने अंदर मन में यह मान लिया था कि अब वो कभी भी जेल से आजाद नहीं हो पाएंगे, और तब बहुत सारे लोगों को यह लगता ही नहीं था कि यह इमरजेंसी कभी हटेगी। भारतीय लोकतंत्र के सुरक्षित भविष्य के लिए आज की युवा पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो न्यायपालिका के इस फैसले का सम्मान कर सकती थी। वो इस्तीफा देकर किसी और को प्रधानमंत्री बना सकती थी। ये सब कुछ उनके हाथ में था और उन्हें यही करना भी चाहिए था। न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था। न्याय प्रक्रिया का पालन करके इंदिरा गांधी अदालत से बाद में राहत हासिल करने की कोशिश कर सकती थी, और ऐसा होने पर वो दोबारा देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन इंदिरा गांधी न्यायपालिका का सम्मान नहीं करती थी, वो संविधान का भी सम्मान नहीं करती थी। कम से कम इस बार इस फैसले के पीछे जो मंशा थी वो तो यही कहती है कि वो नहीं करती थी। वो केवल अपनी कुर्सी का सम्मान करती थी और उसी को बचाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अदालत के फैसले का सम्मान करने के बजाय देश में इमरजेंसी लगाकर अपनी तानाशाही चलाने का फैसला किया, और इस तरह इंदिरा गांधी ने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत में इंदिरा गांधी के अलावा और कौन कौन से बड़े नेता उस समय आपातकाल के गुनाह में शामिल थे। आज हम उन लोगों को भी याद करेंगे जो भारत में लोकतंत्र को वापस लाने के लिए अपनी जान पर खेल गए थे। हम आपको समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के संघर्ष का इतिहास आज बताएंगे। ये जॉर्ज फर्नांडिस की वो बड़ी मशहूर तस्वीर है जो आपातकाल में इंदिरा गांधी के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। इस तस्वीर की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस तस्वीर ने अपने दम पर ही एक चुनाव जीत लिया था। इसके साथ ही हम आपको उन साहित्यकारों के बारे में भी आज बताएंगे जिन्हें इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखने की वजह से गिरफ्तार किया गया। शायद आपको पश्चिम बंगाल के मशहूर साहित्यकार आनंद शंकर रे के बारे में जानकारी नहीं होगी, जिन्होंने इंदिरा गांधी को खुली चुनौती देते हुए आपातकाल जारी रहने तक अपनी कलम छूने से भी इनकार कर दिया था। आज के दिन भारत के सभी राजनेताओं को लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की शपथ लेनी चाहिए। आज उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश में लोकतंत्र बचाने के लिए बलिदान दिया। लेकिन आज के ऐतिहासिक मौके पर भी हमारे देश के राजनेता एकजुट नहीं है। ममता बनर्जी ने आज एक ट्वीट करके लिखा है कि पिछले 5 वर्षों से भारत सुपर इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। ममता बनर्जी को आज सुपर इमरजेंसी नजर आ रही है, जब वो देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानने से इनकार करने के लिए भी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल गई कि अपनी खुद की पार्टी बनाने से पहले वो भी इसी पार्टी के सदस्य थीं, यानी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थीं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी जहां इंदिरा गांधी किसी जमाने में उनकी सबसे बड़ी नेता थी, और उन्हीं इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाई थी। और जब ये इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तब ममता बनर्जी लगभग 20 साल की रही थी, और 20 साल की इस उम्र में ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थी। लेकिन तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो उसी पार्टी में लगातार बड़ी नेता बनती चली गई, उसी पार्टी की सरकार में मंत्री रही। एक बार भी उन्होंने इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा।
इंदिरा गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा। आज उन्हें इमरजेंसी याद आ रही है और आज उन्हें ये लगता है कि ये जो आज का दौर है ये उस इमरजेंसी से भी खराब है, ये सुपर इमरजेंसी है। नेता कैसे अपना दोगलापन आप तक पहुंचाते हैं, कैसे नेता जो उन्हें सूट करता है वो करते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है ममता बनर्जी का ये बयान। कई केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं ने भी आज ट्वीट करके 44 साल पहले भारत के लोकतंत्र पर आए इस संकट को याद किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। न्यू इंडिया पर तो उन्होंने ट्वीट किया था, जिस दिन आपको याद होगा जिस दिन विश्व योग दिवस था उस दिन उन्होंने ट्वीट किया था न्यू इंडिया वाला, आज नहीं किया। राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की आलोचना आखिर कैसे कर सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के खिलाफ कुछ भी बोल सकें या लिख सकें। आज कांग्रेस में शांति छाई हुई थी, चुप्पी साधी हुई थी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देना था। प्रधानमंत्री ने आज आपातकाल के काले दिवस को याद किया और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा का संकल्प भी उन्होंने दोहराया। आज 25 जून है साहब। बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जागता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, ये स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। आज सुपर इमरजेंसी की बात करने वाली ममता बनर्जी उस जमाने में इमरजेंसी के वक्त कोलकाता में कांग्रेस पार्टी की स्थानीय नेता हुआ करती थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में जयप्रकाश नारायण की कार पर चढ़कर उनका विरोध किया था और इसी का इनाम उन्हें 1984 में मिला था, जब उन्हें लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़वाया गया और उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को हराया था। और यही ममता बनर्जी आज कह रही है कि इस समय सुपर इमरजेंसी चल रही है, लेकिन उस जमाने की इमरजेंसी को उनकी पूरी सहमति थी
वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में लगातार जेपी का घेराव भी करती रही, जेपी का विरोध भी करती रही, इंदिरा गांधी का समर्थन भी करती रही और ये सब कुछ उन्हें बिल्कुल सही लगा। और इसीलिए आज हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर, पत्रकार हैं, नेता हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन वो उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कुछ नहीं कहते जो कांग्रेस पार्टी इस इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार थी। उनके मुंह से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन ये सारे लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात जरूर करते हैं। अब हम आपको इमरजेंसी के उन किरदारों के बारे में बताते हैं जो उस दौरान बहुत ताकतवर बन गए थे। ये वो लोग थे जिनके हाथों में देश की सत्ता एक कठपुतली की तरह नाच रही थी। और इसके अलावा हम आपको इंदिरा गांधी के उन शुभ चिंतकों के बारे में भी आज बताएंगे जिन्होंने इमरजेंसी को देश के लिए शुभ बताया था, अच्छा बताया था। इस लिस्ट में पहला नाम है इंदिरा गांधी के अपने बेटे संजय गांधी का। ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी के वक्त असली सत्ता इंदिरा गांधी के पास नहीं बल्कि संजय गांधी के पास थी। आज हमारी ये बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और गांधी परिवार को बहुत चुभेंगी, उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जो सच है वो सच है। संजय गांधी उस वक्त सरकार में न तो किसी ऑफिशियल पोजीशन पर थे और न ही किसी इलेक्टेड पोस्ट पर थे, फिर भी वही सरकार चला रहे थे, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहता था। संजय गांधी और उनकी मित्र मंडली ने इमरजेंसी के दौरान देश को अप्रत्यक्ष रूप से चलाया। संजय गांधी केंद्रीय मंत्रियों को अपने घर पर बुलाते थे और उन्हें आदेश देते थे और अपने हिसाब से नियुक्तियां करते थे। दूसरा नाम है विद्याचरण शुक्ल का। संजय गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर विद्याचरण शुक्ल को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया था। इंद्र कुमार गुजराल वही आई.के. गुजराल जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। विद्याचरण शुक्ल को इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के आदेशों पर प्रेस को कुचलने के लिए कहा जाता था और मीडिया को कुचलने का काम उन्हें दिया गया था। उन्हें यह काम दिया गया था कि मीडिया में कोई भी अखबार, कोई भी मैगजीन, कोई भी पत्रकार ऐसा ना रहे जो सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख सके, सबका दमन करना है। यह ब्रीफ था विद्याचरण शुक्ल को। इसी दौरान एक बार मशहूर गायक किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से इनकार कर दिया था, तो संजय गांधी के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए थे। तीसरा नाम है आर.के. धवन का। आर.के. धवन इंदिरा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट थे और इमरजेंसी के दौरान सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। आर.के. धवन को इंदिरा गांधी का डोरकीपर कहा जाता था और इंदिरा गांधी तक कोई भी सूचना इनके जरिए ही पहुंचती थी। बाद में आर.के. धवन ने इमरजेंसी के लिए सिद्धार्थ शंकर रे को जिम्मेदार ठहरा दिया था। चौथा नाम है जगमोहन का। जगमोहन संजय गांधी के करीबी माने जाते थे और उस वक्त डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष थे। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी जगमोहन के साथ पुरानी दिल्ली देखने के लिए निकले थे। संजय गांधी को तुर्कमान गेट के पास झुग्गियां देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जगमोहन को यह आदेश दिया कि ये सारी झुग्गियां तोड़ दी जाएं। झुग्गियां तोड़ने का विरोध करने पर पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 150 लोग मारे गए थे, 150 लोग मारे गए थे। इस घटना ने 70,000 लोगों को विस्थापित कर दिया था। पांचवा नाम है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का। बंसीलाल को संजय गांधी के बेहद करीबी लोगों में माना जाता था। वो कांग्रेस के उन गिने चुने मुख्यमंत्रियों में थे जिन्हें इमरजेंसी के लगाए जाने के बारे में पहले से पता था। छठा नाम है रुखसाना सुल्ताना का। रुखसाना सुल्ताना संजय गांधी द्वारा शुरू किए गए परिवार नियोजन कार्यक्रम की संचालक थी। खास तौर पर दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू कराने में उनकी अहम भूमिका रही थी और वो आज की युवा अभिनेत्री सारा अली खान की नानी थी और अमृता सिंह की मां थी। इसके अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो इंदिरा गांधी के योग गुरु थे। नंदिनी सतपथी जो उस वक्त उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी और इंदिरा गांधी के बहुत करीब थी। नवीन चावला जो संजय गांधी के बेहद करीबी थे और 2009 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बने। कमलनाथ और जगदीश टाइटलर जिनके बारे में नारा मशहूर था कि संजय गांधी के 2 हाथ, टाइटलर और कमलनाथ। ऐसे कई नाम हैं जो इमरजेंसी के दौरान सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जाते थे, जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी के इशारों पर देश के पूरे सिस्टम को चला रहे थे। आज आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले नायकों को भी याद करने का दिन है। भारत में
जब भी आपातकाल का काला अध्याय याद किया जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र जरूर होगा और इमरजेंसी के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस की एक तस्वीर की कहानी बताए बिना आज का ये विश्लेषण अधूरा रहेगा। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस पर सरकारी संस्थानों और रेलवे को धमाकों से उड़ाने के लिए डायनामाइट की तस्करी का आरोप लगाया था। जब देश में इमरजेंसी लगी तब जॉर्ज फर्नांडिस उड़ीसा के गोपालपुर में थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ भूमिगत आंदोलन चलाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस वहां से गायब हो गए। कई हफ्तों तक जॉर्ज फर्नांडिस का कुछ पता नहीं चला और जब उनकी दाढ़ी उग आई तब वो एक सिख के रूप में सामने आए। उन्होंने गुप्त रूप से पूरे देश का दौरा करके अपने साथियों को इकट्ठा किया। इंदिरा गांधी इस बात से बहुत नाराज थी कि जॉर्ज फर्नांडिस को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उनके भाई लॉरेंस फर्नांडिस को बेंगलुरु में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था और बर्बरता से पीटा गया था। उनसे पूछा गया था कि वो बताएं कि उनका भाई जॉर्ज फर्नांडिस कहां है। जॉर्ज फर्नांडिस की सहयोगी और कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। स्नेहलता रेड्डी अस्थमा की मरीज थी। जेल में यातनाओं की वजह से उनकी बीमारी बढ़ गई। सरकार ने अपनी बदनामी के डर से उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी और बच्चे डर के मारे विदेश भाग गए। आखिरकार 10 जून 1976 को जॉर्ज फर्नांडिस को कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया और तब कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। जॉर्ज फर्नांडिस की यह तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब वो अदालत में पेशी के लिए गए थे। उनके हाथों में ये जंजीरें थीं। उन्हें यह नहीं पता था कि आपातकाल अब कभी खत्म होगा भी या नहीं और कभी वो अपने इस जीवन में आजाद हो भी पाएंगे या नहीं, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। इसीलिए उन्होंने जंजीरों में जकड़े हुए अपने हाथों को उठाकर लोकतंत्र के प्रति अपना संकल्प दिखाया था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब मेरा देश मेरा जीवन में लिखा है, आपातकाल के खिलाफ संघर्ष ने जॉर्ज फर्नांडिस को नायक बना दिया। उन्होंने जेल में कैद रहते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर से 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। उन्होंने मुजफ्फरपुर में 78% वोट हासिल किए थे। जॉर्ज फर्नांडिस के समर्थकों ने उनका प्रचार उनकी उस तस्वीर के जरिए किया जिसमें उनके हाथों में बेड़ियां लगी थी, यानी यही तस्वीर। जॉर्ज फर्नांडिस तो प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन उनके समर्थकों ने इस तस्वीर के जरिए उनका प्रचार किया। और जरा कल्पना कीजिए वो दौर जब जॉर्ज फर्नांडिस जेल में बंद थे। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, चुनाव प्रचार नहीं किया। उस वक्त फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था। ना उन्होंने ट्वीट किया, ना ही फेसबुक पर कोई ब्लॉग लिखा, ना ही लाइव कुछ किया। लेकिन उनकी ये तस्वीर धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग में बसती चली गई। आज के युग की भाषा में कहें तो ये उस जमाने में ये तस्वीर वायरल हो गई थी। बिना सोशल मीडिया के, बिना इंटरनेट के ये तस्वीर तब वायरल हो गई थी। इसीलिए ये कहा जाता है कि 1977 का वो चुनाव जॉर्ज फर्नांडिस ने नहीं बल्कि उनकी इस तस्वीर ने लड़ा था और यही तस्वीर चुनाव जीत भी गई थी। आपातकाल के दौर में देवकांत बरुआ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की बेशर्मी से चाटुकारिता करते थे। उन्होंने तब एक नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इसका मतलब है इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। इस नारे ने लोगों की देशभक्ति की भावना को बहुत आहत किया था, लेकिन उन्होंने भारत के विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की भी एक योजना बना ली थी। देवकांत बरुआ ने आपातकाल के दौरान एक बार घोषणा की थी कि देश बिना विपक्ष के चल सकता है। भारत के इतिहास में विपक्ष अप्रासंगिक है, ये उन्होंने कहा था। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने विपक्षी नहीं, भारत के साहित्यकारों का भी दमन किया। मराठी की एक मशहूर लेखिका दुर्गा भागवत ने आपातकाल का विरोध किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। बंगाली भाषा के निबंध लेखक आनंद शंकर रे ने घोषणा की थी कि वो और उनके दोस्त लिखना ही छोड़ देंगे। उन्होंने आपातकाल लागू रहने तक कलम छूने से इनकार कर दिया था। उस साहित्यकार ने अपनी कलम उठाए बिना इंदिरा गांधी को बहुत करारा जवाब दिया था। कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई की तारीफ इंदिरा गांधी के पिता पंडित नेहरू भी करते थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में अपनी पत्रिका बंद कर दी और कहा कि तानाशाही हास्य व्यंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको याद रखना चाहिए कि हिटलर के पूरे शासनकाल में जर्मनी में अच्छे हास्य नाटक, अच्छे कार्टून और अच्छे व्यंग लुप्त हो गए थे।
आज बहुत से डिजाइनर, पत्रकार और बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि मीडिया ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। आज देश का मीडिया सरकार से डरता है और मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। सरकार लोगों की आवाज दबाती है, जैसे कि ममता बनर्जी ने आज ही कह दिया कि आजकल सुपर इमरजेंसी चल रही है। ऐसे लोगों को आज इमरजेंसी के इतिहास को जरूर याद करना चाहिए और ऐसे डिजाइनर, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को अपने अंदर झांक कर सोचना चाहिए कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए तब क्या किया था या उसके बाद क्या किया था। उन्होंने किस तरह इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध तब आवाज उठाई थी या तब शांत बैठे रहे थे, क्योंकि देश में इमरजेंसी लगाते ही इंदिरा गांधी ने सबसे पहले अभिव्यक्ति की आजादी खत्म की थी। सरकार अपने खिलाफ कोई भी आवाज सुनना नहीं चाहती थी। अब हम आपको यह बताते हैं कि किस तरह से उस दौर में इमरजेंसी के रोड रोलर के नीचे मीडिया की आजादी को कुचल दिया गया था। 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाने के तुरंत बाद अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी, ताकि देश के ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का समाचार छाप ही न सके। अखबारों के दफ्तरों में 2 दिन के बाद बिजली सप्लाई बहाल हुई थी। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री आई.के. गुजराल को हटाकर अपने एक और करीबी नेता विद्याचरण शुक्ल को मंत्री बना दिया था। विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले आज के बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को, नेताओं को उस जमाने की यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। उस वक्त प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गई थी। इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया था। यह बात आज अपनी डायरी में आप नोट करके रख लीजिए। तब इन्होंने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया था। आज ये पत्रकारों के अधिकारों की बात करते हैं, आज ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, मीडिया की आजादी की बात करते हैं। यहां तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्ताव को भी इन्होंने खारिज कर दिया था। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया। पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। अखबारों के बोर्ड में सरकारी लोग बैठा दिए गए जो हर खबर पर नजर रखते थे। हर खबर छपने से पहले इन लोगों के पास जाती थी और जब ये लोग क्लियरेंस देते थे तब खबर छपती थी। अखबारों के दफ्तरों में खबरों को सेंसर करने वाले लोग हर खबर, हर कार्टून और हर तस्वीर को पहले देखते थे, स्क्रीनिंग करते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि कोई भी खबर सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली नहीं होनी चाहिए। देश की 4 बड़ी न्यूज एजेंसियां पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके सरकार ने एक समाचार एजेंसी बना दी थी, ताकि खबर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहे। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया। 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। ब्रिटेन के द टाइम्स और द गार्डियन जैसे कई समाचार पत्रों के 7 संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया। मशहूर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स सहित कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं काट दी गई थी। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया। उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। दिल्ली के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों में अपनी आस्था व्यक्त की थी। यहां तक कि इन संपादकों ने समाचार पत्रों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहराया था। ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का वो कथन बहुत मशहूर है, जब उन्होंने कहा था कि जब उन्हें झुकने के लिए कहा गया था तो वो रेंगने लगे थे। उनका जलवा ऐसा था कि प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन फैसले संजय गांधी लेते थे। कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान देश प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं, प्रधानमंत्री आवास से चलता था, जहां संजय गांधी रहते थे।
मीटिंग हुई थी 1 अकबर रोड पे, तो बाहर के कमरे में संजय गांधी खड़े थे। मुझे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग की बुलेटिन देखना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो आप क्योंकि एक दफा जब ब्रॉडकास्ट हो जाए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो तो कोई भी देख सकता है। तो उन्होंने कहा ये नहीं, मैं ब्रॉडकास्ट से पहले देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा कानून नहीं है, वो तो मैं भी नहीं देखता। इंद्र कुमार गुजराल उस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, लेकिन उन्होंने संजय गांधी के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर के घर गया तो प्राइम मिनिस्टर दफ्तर जा चुकी थी। तो जब मैं लौटने लगा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, फिर वो है नहीं, तो पीछे संजय आ गए। तो उनका नहीं बात मैंने करने में कही है, और जरा रूडली कहा कि देखिए ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा कि व्हाट डिड यू से? जब तक मैं हूं ऐसे ही चलेगा, एंड आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, एंड यू आर यंगर देन माई सन, आई एम अकाउंटेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, नोबडी एल्स। एंड उसने नहीं देखिए आई वॉकड आउट। लेकिन घर आके उसमें फिर ऑफिस नहीं गया, घर आ गया तो मैंने बीवी से कहा रिजाइन करने की स्टेज नहीं आएगी, अपने आप ही काम हो जाएगा। अगले 2 दिन में गुजराल को सूचना प्रसारण मंत्रालय छोड़ना पड़ा। उनकी जगह संजय गांधी ने अपने प्रिय विद्याचरण शुक्ल को बैठा दिया, ताकि मीडिया को अपने हिसाब से चलाया जा सके। उसी रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने रात के 12 बजे उस काली रात को आपात बैठक बुला करके रात को 12 बजे राष्ट्रपति को जगा करके साइन करा करके घोषणा कर दी, जिसमें सारे लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त हो गए, संविधान ध्वस्त हो गया, न्यायपालिका ध्वस्त हो गई, प्रेस की आजादी समाप्त होगी, किसी अखबार वाले को बगैर सेंसरशिप के लिखने की इजाजत नहीं थी। 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, हमारे परिवारों को यातनाएं दी गई, कई परिवार तबाह हो गए। देश में अखबारों का गला घोटने के बाद अगला निशाना बनाया गया उन नेताओं को जो इमरजेंसी का पूरे देश में विरोध करने वाले थे। इसलिए सुबह होते ही देश के सभी बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और उस वक्त जनसंघ के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जैसे नाम थे। पूरे देश में इमरजेंसी के नाम पर नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। हम लोगों ने देखा है अंडरग्राउंड में काम करते हुए, इमरजेंसी का विरोध करते हुए, किस प्रकार से इस देश को एक जेल बना दिया गया था इंदिरा गांधी के राज में। न सुनवाई, न अपील, न दलील। उस वक्त सिर्फ 30 वर्ष के संजय गांधी देश के सबसे पावरफुल नेता बन गए। सरकार और पार्टी के सभी पदों पर नियुक्तियां और फैसले संजय गांधी के कहने पर किए जा रहे थे। यूथ कांग्रेस के तौर पर संजय गांधी के पास अपनी ब्रिगेड थी, जिसमें कमलनाथ, जगदीश टाइटलर, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद जैसे युवा नेता थे। और संजय गांधी अपना 5 सूत्रीय कार्यक्रम देश भर में लागू करने में जुट गए थे। संजय गांधी का ही बोलबाला था। अखबारों में भी संजय गांधी की फोटो ज्यादा आती थी, या मेनका एंड संजय होते थे, या उनके साथ 2-4 और उनके कांग्रेस के लोग होते थे। उसके अलावा कोई ज्यादा खबरें नहीं मिलती थी। उस वक्त संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र थीं। जेएनयू के छात्र संघ ने मेनका गांधी को विश्वविद्यालय आने का विरोध किया, तो खुद दिल्ली पुलिस के डीआईजी उस वक्त जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष डीपी त्रिपाठी को गिरफ्तार करने पहुंच गई, लेकिन डीपी त्रिपाठी की जगह गलती से किसी और छात्र को उठाकर ले गई। काली एम्बेसडर में उस समय के डीआईजी भिंडर साहब 2 पुलिस वालों को लेकर खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए आए और उन्होंने प्रवीर पुरकायस्थ को पकड़ा और कहा डीपी त्रिपाठी हो, चलो। उन्होंने कहा मैं डीपी त्रिपाठी नहीं हूं, फिर भी नहीं माने। उसके बाद वो प्रवीर पुरकायस्थ को ले गए और ये जानते हुए भी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का अरेस्ट है, उनको रिहा नहीं किया। जब मैं गिरफ्तार हो गया 11 नवंबर को 75 को, उसके बाद भी उसको रिहा किया। बाद में संजय गांधी के करीबी नेताओं ने भी माना कि इमरजेंसी में ज्यादतियां हुई थीं, लेकिन गलती माहौल की होती है जिसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं।
सर्टन पावर्स इस्तेमाल करी जाए तो उस वक्त एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसके अंदर लोग एडवांटेज ले लेते हैं लीडरशिप के नाम पे। वो हुआ है, उसके ऊपर कोई डिनाइंग पार्ट नहीं कर सकता। बट मैं कहूंगा कि डायरेक्ट संजय गांधी की इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं मानता, इस बात को नहीं। जब तो उन्होंने कहा था कि ये है एक सेंसरशिप एग्रीमेंट, आप उसी पर दस्तखत करो। सो मैंने मेरा सीनियर्स लंदन में से बात किया और हम दोनों तो सोच रहा था कि हम ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये मानेंगे दुनिया को पेश करेंगे कि सब ठीक है भारत में। हमने कहा कि नहीं हमने दस्तखत करेंगे। सो फौरन विदेश मंत्रालय से एक आदमी मुझे संपर्क किया और उसने कहा था मुझे कि आप उस सेंसरशिप के एग्रीमेंट के समझौता दस्तखत नहीं किया, तो इसलिए आप 24 घंटा के अंदर फौरन भारत को हटाओ और जाओ। सो मैंने 24 घंटा के अंदर भारत छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि संजय गांधी इमरजेंसी नहीं हटाना चाहते थे। हालांकि 1977 की हार के बाद अगले 2 वर्षों में ही संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को उसी कद तक पहुंचा दिया जहां वो इमरजेंसी से पहले थी। लेकिन बाद के वर्षों में कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए पूरी तरह से संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। इसके राजनीतिक कारण भी थे। 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी मेनका गांधी को इंदिरा गांधी से अनबन की वजह से घर छोड़ना पड़ा था और अब संजय गांधी अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं थे। कुल मिलाकर इमरजेंसी में गांधी परिवार ने सत्ता के लिए संविधान के सम्मान को कुचल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी के सामने रेंगने वाले जिन पत्रकारों का हमने आज जिक्र किया, उन्हें इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में दोबारा आने पर बड़े बड़े पुरस्कार दिए और उन्हें बड़े बड़े पद दिए गए। ये सारे लोग आज बहुत बड़े लोग हैं। इन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, खूब पुरस्कार जीते। आगे चलकर यही पत्रकार अब देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बातें करते हैं, मानव अधिकारों की बातें करते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर फिक्र जताते हैं। इनमें से कुछ को आप आज के डिजाइनर पत्रकारों के रूप में भी देख सकते हैं। आज हमने सिर्फ आपको ये बताया कि इन्होंने क्या किया था, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि उस जमाने में कौन कौन से ऐसे अखबार थे, कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े पत्रकार और संपादक थे, वो कौन से संपादक थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने झुकने का फैसला किया था, जिन्होंने इमरजेंसी के फैसले का स्वागत किया था। थोड़ा सा इंतजार करिए, कल जब हम आपको तीसरा हिस्सा दिखाएंगे अपनी सीरीज का, तो उसमें हम आपको इन संपादकों के नाम भी बताएंगे और यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि उस जमाने के ये कौन कौन से संपादक थे। वैसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अवैध तरीके से भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी बदल दिया था। हमारे देश के संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। देश में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया था और संविधान की प्रस्तावना में 2 नए शब्द जोड़े गए, एक सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष और दूसरा सोशलिस्ट यानी समाजवादी। संविधान में तो सेक्युलर शब्द का अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया गया है, लेकिन इसे बाद में धर्म निरपेक्ष कहा जाने लगा। आपने सेक्युलरिज्म और धर्म निरपेक्ष ये शब्द लगातार सुने होंगे, क्योंकि देश की राजनीति में और मीडिया में इनका जमकर प्रयोग होता है। और जब इन्हें जोड़ा गया संविधान में, उसके बाद देश की तमाम पार्टियों, डिजाइनर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने इन शब्दों का जमकर गलत इस्तेमाल किया। चुनावों में इनका इस्तेमाल हुआ और आज भी अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इनका इस्तेमाल होता रहता है। जब भी आप सेकुलरिज्म की बात सुनते हैं, जब भी धर्मनिरपेक्ष होने की बात आप करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये शब्द कहां से आए हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द गरीबों को लुभाने के लिए जोड़ा और धर्मनिरपेक्षता शब्द मुसलमानों को खुश करने के लिए जोड़ा। जयप्रकाश नारायण ने गरीबों के लिए ही समग्र क्रांति की बात की थी।
जयप्रकाश नारायण के प्रभाव को कम करने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया। आपातकाल के दौरान बहुत सारे मुसलमानों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी। इस वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी बन गए थे। 1977 के लोकसभा चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द को भी जोड़ दिया। आज आपको इंदिरा गांधी का वो पुराना इंटरव्यू भी सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने इमरजेंसी लगाने के फैसले को सही ठहराया था। वर्ष 1978 में एक विदेशी चैनल ने इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू का एक अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। Do you ever feel that you have in any way abused the trust that the Indian people have put in you? Certainly not. I'd like, obviously, because that's a question directed towards the state of emergency, which you declared in 1975, when you gave yourself very great powers, and you explained, if I'm right, when you wrote to the President requiring the permission to carry out the state of emergency, information has reached us which indicates that there is an imminent danger to the security of India. What was the precise nature of that danger? I'm afraid you can't say anything with great precision. But you talked to your people of a deep and widespread conspiracy of which you were sure they were aware. What conspiracy? Well, it's obvious, isn't it? Now the whole subcontinent has been destabilized. But this was internal upheaval you were warning. No, it was both. It was supported from outside. But you required the special powers on the basis of internal upheaval. But no, the question was, had it been only internal with no foreign interference, one could have dealt with it in a much easier way. But you didn't even mention, with respect, you didn't mention no, foreign why should one mention everything? Internal. No, one doesn't mention everything at any time. Why should one? ये 1978 का इंटरव्यू है इंदिरा गांधी का और आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है जब उस विदेशी पत्रकार ने ये सवाल उनसे पूछे और वो लगातार ये कहती रहीं कि उनके खिलाफ और देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। उस जमाने में जब भी कोई खराब बात होती थी देश में तो बड़े बड़े नेता एक बात जरूर कहते थे कि इसमें विदेशी हाथ है। विदेशी हाथ ये एक शब्द ऐसा बन गया था जो अक्सर भाषणों में इस्तेमाल होता था और भारत की राजनीति में इस्तेमाल होता था। वो विदेशी हाथ वाली जो थ्योरी है वो कहां से आई आज आपने देख लिया। इंदिरा गांधी भी यहां यही कह रही हैं कि भारत के खिलाफ साजिश हो रही थी अस्थिरता पैदा करने की और ये विदेशी साजिश थी, इसमें विदेशी हाथ था। इमरजेंसी का विश्लेषण करने वाली सीरीज का आज आपने दूसरा अध्याय देखा। कल हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो इमरजेंसी के गवाह बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने जी न्यूज के स्टूडियो में आकर इमरजेंसी की गवाही दी थी। इसलिए आपको ये विश्लेषण जो हम आपको कल दिखाने वाले हैं यानी इस सीरीज का तीसरा हिस्सा आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और जैसा आप जानते हैं जी न्यूज इस देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल है, सबसे पहला न्यूज चैनल है और हम वर्षों से इमरजेंसी के बारे में लगातार आपको अलग अलग कार्यक्रम दिखाते आए हैं। हमने बहुत बार विश्लेषण किया है और वर्षों पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रणब मुखर्जी, गुलाम नबी आजाद और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता जी न्यूज के स्टूडियो आए थे और उनके साथ हमने इमरजेंसी के बारे में पूरा विश्लेषण किया था। कल उस विश्लेषण के जो बेहतरीन अंश हैं हम आपको दिखाएंगे इस सीरीज के तीसरे हिस्से में।